सिर्फ बीजेपी का डिफीट नहीं, बीजेपी जीत होने के लिए कौन प्रयत्न करता है ना, जैसे एमआईएम है, एसडीपीआई है, उनको भी डिफीट करना है। SDPI ಮೇಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ UT ಖಾದರ್ವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಇತರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು 100 ಜನ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ದಿನ ಗೆದ್ದು BJPಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ओके, देखो आप जो सवाल पूछे हैं ये 2018 तक सही था, क्योंकि 2018 में जब हम इलेक्शन का प्रिपरेशन में थे, तमाम उलमा इकराम, ज़िम्मेदार हजरात कर्नाटक के प्रोग्रेसिव लोग हम लोग को ये प्रेज़र किए कि आप कंटेस्ट नहीं करना, आप ज़्यादा कंटेस्ट करने से सेकुलर वोट डिवाइड होगा, बीजेपी को मौका आएगा, ये बार भी इधर सेकुलर हुकूमत आना है, कांग्रेस हुकूमत आना है बोलकर। तो वो जितने भी उलमा किराम, जितने भी ज़िम्मेदार हजरात को उनको इज्जत देते हुए हमने 2018 इलेक्शन में सिर्फ 2 जगह कंटेस्ट करे, नरसिम्हा राजा और चिकपेट। गुलबर्गा में हम कंटेस्ट किए थे, गुलबर्गा में भी हम साइलेंट हुए। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब हुकूमत में किसी को मेजॉरिटी नहीं आया, कुमार स्वामी और कांग्रेस का जो भी जॉइंट हुकूमत आया, अलायंस हुकूमत होने के बाद एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी 2 भी मिलकर हुकूमत चलाने के बाद जो बर्दाश्त करना था, साथ में करना था, क्योंकि अवाम की जो चाहत सेकुलर पार्टीज आना बोलकर उसको अहमियत देते हुए, उसको इज्जत देते हुए लोग रूलिंग करना था। मगर क्या हुआ? 14 कांग्रेस के लोग जो सिद्धरामैया जी के खास शागिर्द थे, वो लोग बीजेपी को चला गए, ईच 50 करोड़ को, 3 जेडीएस का। ये 17 लोग जाने के बाद इधर बीजेपी का हुकूमत आया। इस बार इनके वजह से बीजेपी को हुकूमत आने के बाद इस स्टेट में क्या क्या हुआ तमाम लोग जानते हैं। अभी मुझे बताओ, क्या ये हुकूमत कर्नाटक में इस पर 2018 के बाद बीजेपी आया है, इस कौन है? यानी कि इसका मतलब क्या है? कौन है बीजेपी का बी टीम? कांग्रेस का एमएलए सेकुलर वोट लेते हुए हमारे से, उसके बाद उन लोग बिक जाते हैं बीजेपी को। अब बीजेपी को हुकूमत करने के लिए वोट का जरूरत है, वो लोग एमएलए को होलसेल खरीदेंगे। मध्य प्रदेश में आपको मालूम है, फुल मेजॉरिटी के साथ 10-15 साल के बाद कांग्रेस का हुकूमत आया, फुल मेजॉरिटी, एक भी सीट एसडीपी कंटेस्ट नहीं किया, एक भी सीट एमआईएम कंटेस्ट नहीं किया। 23 एमएलए बीजेपी को सेल हुए, 1000 करोड़ रुपीस का डील। आज उधर बीजेपी का हुकूमत आया, मुसलमानों का घरों में, दलितों के घरों में बुलडोजर चला लेकर। अब तक मैं बताना चाहता हूं सभी दर्शकों को, जो भी हमारा ये मोबाइल देख रहे हैं, अब तक 460 एमएलए दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से बीजेपी को जाकर है, उसमें 65% कांग्रेस वाले हैं। गोवा में क्या हुआ आप जानते हैं, कांग्रेस के लोग चला गए। अरुणाचल प्रदेश में, पुदुचेरी में, जितने भी स्टेट में पहले हम लोग सब वोट सब लोग मिलके, एसडीपी भी मिलेंगे, एमआईएम भी मिलेंगे, तमाम लोग मिलके जिताएंगे किसको? कांग्रेस और दूसरे। वो लोग किधर जाएंगे? बीजेपी। मुझे जो भी आज एसडीपी के वजह से बीजेपी आता है वगैरह वगैरह जो भी चला रहे हैं, इनको मैं पूछना चाहता हूं, या इन लोग आने के लिए बोलो, क्या आप कर्नाटक के अवाम को गारंटी देते हैं आने वाले जो भी कांग्रेस का एमएलए अगर जीतेंगे वो कांग्रेस में रहेंगे, बीजेपी को नहीं जाएंगे बोलकर कोर्ट भी इधर वादा करने के लिए तैयार है क्या? रोशन बेग जैसा, रोशन बेग जो मुस्लिम एमएलए बीजेपी को चला गया, और कौन बचेगा? तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये बार हम लोग वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि देखो एक लंबा टाइम तक इस सेकुलर पार्टी के पीछे इस कौम गया तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, खुद खुशी किया जैसा हो जाएगा। अपनी एक ताकत को, खुद की एक वोट बैंक को, खुद की एक ताकत को धीरे धीरे मजबूत कर लेकर आओ, उसमें आपका भलाई है। एक पॉलिटिकल पावर बनो। जब तक आपका खुद का एक पॉलिटिकल ताकत नहीं बनते, ये तमाम लोग आपको कोई
इज्जत नहीं करेंगे, कोई भी इज्जत नहीं रहेगा, आपका वोट का अहमियत नहीं रहेगा। आपको इज्जत मिलना है, इस कौम को इज्जत मिलना है, इस कौम का वोट को अहमियत मिलना है। खुद का एक ताकत बनाओ, वो ताकत का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसलिए हम लोग एक बार इरादा कहे हैं, एक बार अनाउंस कर दिया, हम लोग कंटेस्ट करेंगे। और हम वोटर्स को अपील करते हैं, समझो हमारे जो दूरंदेशी का पॉलिटिक्स को समझो, अपने आप का एक ताकत को बढ़ा लेकर 75 साल में सभी तमाम पार्टी को आप देख लिए, क्या किए क्या नहीं किए, आपको बेहतर जानते हैं। और सबसे ज्यादा अगर वोट पूछने का हकदार है तो आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, क्योंकि 13 साल में आपके लिए खिदमत किए हैं, आपके लिए काम किए, आपके लिए आवाज उठाए, जो भी किए हैं अवाम के लिए हम लोग किए हैं। सर, यूटी खदर का एक स्टेटमेंट आया है कल, जो लगातार जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि एसडीपीआई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को डिफीट करना है, क्योंकि इनको वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। इस पर आपका क्या स्टैंड है? तो ये कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ भाई? उत्तर प्रदेश में ये लोग 400 जगह कंटेस्ट करके जो जगह आया, इनके वजह से उधर समाजवादी पार्टी हारा है, कांग्रेस के वजह से समाजवादी पार्टी हारा है। तो ये देखो, कांग्रेस और दूसरा कोई भी पार्टी, आप क्यों हार रहे हैं ये आपको सोचना है, आपको करेक्शन करना है, समझ रहे हैं? ये यूटी कादर, ये हिजाब के बारे में जो बच्चियां हमारे रो रो के उनका घर के पास गए, तो उन्होंने कहा तो दुबई जाओ, पाकिस्तान जाओ, नहीं तो जिस जगह में हिजाब है उस जगह जाओ, मेरा बेटी को मैं प्राइवेट कॉलेज में। ऐसे आदमी, ये आदमी जीत के क्या करेगा? ये आदमी असेंबली में जाके क्या करेगा? तो ये सब क्या है, एक बीजेपी का वोट देना, वो ये वोट देना, ये सब नाटक है। मैंने बताया ना, इसका मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस को और यूटी कादर को अपना एमएलए को पकड़ने के लिए आपको ताकत नहीं है, पकड़ के रखने के लिए भाग रहे हैं 50 करोड़ को, 60 करोड़ को। एसटीपी का बात करेंगे आप, तो ये सब क्या है? इलेक्शन का टाइम में ये कन्नड़ा में गादे बोलते हैं, कुणीलार दौड़ो नला डोंकू करके बोले, वैसा है ये मामला। सर, शफी बिल्लार को जो है आपने नॉमिनेट करने का फैसला लिया था, क्या हुआ सर उसका स्टैंड? देखिए, हम नहीं लिया वो जो फैसला था। हमारे पुत्तूर का अंदर 150 बूथ कमेटी है एसडीपी का, 150 बूथ कमेटी, और तमाम हमारे कारकुन इनानिमसली रिक्वेस्ट किया कि शाफी बिल्लारे का ऊपर जुल्म हुआ है। शाफी बिल्लारे एक बेकसूर है और कोई उस मर्डर में कोई कनेक्शन नहीं है, उसको फंसाया गया है। जैसा कि इंडिया का अंदर मुसलमानों को, दलितों को जो झूठे केसेस में फंसाया जाता है, वैसा फंसाया जाए, तो उनको हक मिलना है। तो उसलिए उनको हम लोग कैंडिडेट बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे इलेक्शन कमीशन में हो, लॉ में हो, कोई इनकार नहीं है। अगर एक अक्यूज्ड जो है कंटेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका डिमांड की वजह से शाफी बिल्लारे इधर कंटेस्ट करेंगे। जो बोलते हैं कौन है? बीजेपी का लोग, जो बीजेपी का लोग, अशोक इस पे कमेंट किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन है साध्वी प्रज्ञा सिंह? टेररिस्ट है। मालेगांव बम ब्लास्ट केस में जो 40 से ज्यादा लोग उसमें इंतकाल हुए, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए, एक बम ब्लास्ट था, उसका मेन एक्यूज्ड है। उनको भोपाल में, ये लोग महाराष्ट्र के हैं, ये भोपाल में टिकट दिए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी भी बेल में है। इनका ये लोग हम ना बोलते हैं कि आप टिकट दिए बोलकर। ऐसा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल का हुकूमत में है ना, अभी 4 मिनिस्टर का ऊपर मर्डर अटेम्प्ट और बहुत सारे केसेस है, 13, 14, 15 ऐसा केसेस है 4 मिनिस्टर के ऊपर, जो भी नरेंद्र मोदी का हुकूमत में है। और 39% जो भी लोग हैं उनके ऊपर केसेस है। कर्नाटक में भी बहुत सारे एमएलए एमपी के ऊपर केसेस है। हम सिर्फ अभी ये कंटेस्ट करने में इतना बड़ा हंगामा करते हैं। सर, यही बात है कन्नड़ा में यूटी खादिर के बारे में। यूटी खादिर बताए थे कि एमआईएम और एसडीपीआई को वोट करना है, बीजेपी को वोट करना है। सेम थिंग यू कैन रिपीट इन कन्नड़ा। ओके, ಇಲ್ಲಿ
ಮಾನ್ಯ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, SDP ಮತ್ತು MIMಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು BJPಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಒಂದೇ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಅವರ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಒಬ್ಬ ವಿಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ MLAಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 2018ರಲ್ಲಿ SDP ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಖುದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂಥ 14 ಜನ ಏನು MLAಗಳು ತಲಾ 50 ಕೋಟಿಯಂತೆ ಮಾರಾಟ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತಿನ BJP ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ MLAಗಳು ಕಾರಣ. ಈವರೆಗೆ 460 MLAಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ BJPಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 65% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನಿಮಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. 23 MLAಗಳು ಮಾರಾಟ ಆದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ MLAಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50 ಕೋಟಿಗೆ ನಾಯಿ ನರಿ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಬದ್ಧತೆ ಇರುವವರು 13 ವರ್ಷದಿಂದ BJP ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ED IT ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನಾವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಡದೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಕತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 400 ಸೀಟ್ ಹಾಕಿ 2 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಎಷ್ಟೋ ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಠೇವಣಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿ, ನಾವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತದಾರ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುವ. ಈ ರೀತಿ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದು ಒಳಿತು ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಓಟು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಹಿಜಾಬ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಹಿಜಾಬ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಜಾಬನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ BJP ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. NRC ಮತ್ತು CAA ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಏನು? ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಏನು? NRC ಮತ್ತು CAA ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆಯಾ? ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ NRC CAA ಹೋರಾಟ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಜನರನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷ MLA ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯುವಕರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಈಗ UT ಫರೀದ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು? ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ರಿಯಾಜ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ. ನೀವು ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ ಇದ್ದರೆ, ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ, ಯುವಕರನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಬಾರಿ ಉಳ್ಳಾಳದಿಂದ ರಿಯಾಜ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಗೆ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನಾವು ವೋಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮಗೊಂದು 24 ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಲಿ. 200 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 24 ಸೀಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಲಿ. ಇದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಮುಫ್ತಿಗಳು, ಉಲಮಾಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 24 ಸೀಟ್ ನಮಗೆ SDP ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಲಿ. ಬಾಕಿ ಕಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಿಸುವ. ಇದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ. सर, पुलिकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA आर अखंडा श्रीनिवास मूर्ति जो पिछली मर्तबा जो है हज़ारों की तादाद में लीडिंग में जीते थे, तो आपको क्या लगता है कि इस मर्तबा जो है भास्कर प्रसाद को लोग साथ देंगे? देखिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछे. देखो, एक तो पुलिकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 65% मुस्लिम आबादी रहने वाला एक कॉन्स्टिट्यूंसी है. उसके बाद दलित और पिछड़े तबके सबसे पिछड़ा हुआ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है. अखंड श्रीनिवास मूर्ति 10 साल से MLA हैं. आप भी जर्नलिस्ट हैं. 10 साल का इसका MLA में
अगर मुझे दिखाइए असेंबली के अंदर एक लफ्ज, इवन सिंगल सेंटेंस मुसलमान के बारे में या दलितों के बारे में या इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, अगर एक शब्द भी, एक सेंटेंस भी अगर असेंबली में बात कर क्या इस 10 साल में बाहर बात की है क्या? NRCCA में क्या कर कोई क्या? हिजाब के बारे में क्या कर कोई क्या? दलित के इश्यू जो चलने कर, बहुत सारे इश्यूज दलित के ऊपर चलने को रहे, दलित के ऊपर हमला होने कर रहे, क्या भी बात की है क्या? जो अभी दलित का रिजर्वेशन के बारे में चर्चा चल रहा है उसमें बात किया है क्या? अखंडक श्रीनिवास मूर्ति, ये जो मजलूम कौम के लिए एक शब्द 10 साल में बात नहीं किया असेंबली, ऐसे लोगों को बेच के क्या करेंगे? दूसरा, हमारा कैंडिडेट भास्कर प्रसाद बस 10-20 साल से मजलूम कम्युनिटी के लिए आवाज उठाए वाले एक बेहतरीन लीडर है। NRCCA का वक्त मैं बताना चाहता हूं आपको, उस टाइम में SDP में उन्होंने नहीं थे, उन्होंने सिर्फ और एक्टिविस्ट थे। NRCCA के टाइम में पूरे कर्नाटक में, अब आज भी उनका वीडियो आप देख सकते हैं, पूरे कर्नाटक में एक एक गांव, एक एक विलेज, एक एक होबड़ी, एक एक डिस्ट्रिक्ट में घूमते हुए मुस्लिम कम्युनिटी का ये इश्यू में उन साथ खड़े। ऐसा एक बेहतरीन करना, सबसे बहुत बेहतरीन पूरे कर्नाटक में हम देखेंगे सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है। मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े तबके के लिए बात करने वाला, काम करने वाला, जद्दोजहद करने वाला एक बेहतरीन लीडर है। पुलिकेशी नगर का वोटर्स को मैं अपील करता हूं, एक बेहतरीन कैंडिडेट, सबसे बेहतरीन कैंडिडेट आपको हम लोग दिए हैं। ये मौका, ये फायदा उठाओ और आइंदा 5 साल के लिए आपका खिदमत करने का एक मौका दो। सिर्फ पुलिकेशी नगर के लिए नहीं, पुलिकेशी नगर के साथ साथ, पुलिकेशी नगर का काम तो हम करेंगे, उसके साथ साथ पूरे कर्नाटक के जो मुसलमान, दलित, जितने भी पिछड़े हुआ कौम के लिए आवाज उठाएंगे, उनके लिए काम करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, जब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन हुई है, SDPI के जो कैडर्स है उन लोगों का वो जोश, वो ताकत, वो हौसला जो है कम होते नजर आ रहा है, इसका कोई खास रीजन सर? बेशक नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, एक बहुत सारे झूठा केसेस लेकर अरेस्ट वगैरह, रेड वगैरह हुआ, आपको मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ बोलकर। इसमें उनका जितने भी लोग हैं, अवाम को एक जोश आया है, क्योंकि ये लोग गलत हुआ है, जुल्म हुआ है, पहचानते हैं। ये जुल्म का बदले, जो हुकूमत के साथ जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म के बदले वोटों में तब्दील होगा। सर, लास्ट क्वेश्चन सर, अगर आपकी पार्टी इन फ्यूचर मेजॉरिटी में आई या कुछ, तो आप लोग UAPA को अबॉलिश करेंगे? डेफिनेटली अगर हम लोग को मौका दिया, अगर मौका मिला तो हम लोग UAPA को हम लोग अबॉलिश करेंगे, क्योंकि ये UAPA जो कांग्रेस ने बनाया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया, ये मुसलमान और जो भी गवर्नमेंट का खिलाफ या हुकूमत का खिलाफ बात करते हैं उनको फंसाने के लिए। देखिए, आप बेहतर क्वेश्चन पूछे, हुबली में जो गुस्ताखी रसूल का जो होने के बाद चंद नौजवानों ने उधर प्रोटेस्ट वगैरह करे, पत्थरबाजी करे, अब तक मालूम नहीं पत्थरबाजी कौन किए, या RSS वाले किए, बजरंग दल वाले किए, कौन किए मालूम नहीं। सिर्फ स्टेशन में एक प्रोटेस्ट के जरिए पत्थरबाजी किए बोलकर 160 लोगों को लास्ट रमजान से, अभी रमजान आने वाला है, अभी तक वो UAPA में 160 लोग UAPA में। गलती क्या है? थोड़ा कुछ पत्थरबाजी किए, मालूम भी नहीं है पत्थरबाजी कौन की है। ऐसा आता है कि कोई बजरंग दल वाले, कोई RSS वाले बाहर से पत्थर फेंक के इनको ऊपर डाले, तो ये चल रहा है। इसके बारे में कोई MLA बात नहीं करेगा, UT कादर कभी भी बात नहीं करेगा, या कोई MLA बात नहीं करेगा। 160 बेकसूर लोग UAPA के अंदर पत्थरबाजी के नाम पे जेल में है, इनके लिए कौन बात करेगा भाई? जितने भी उलेमा किराम जो कांग्रेस और दूसरे पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जो करते हैं या लैपटॉप लेके घूमते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो पार्टी के लोग कब तुम्हारे इश्यूज पे बात करेगा? कोई अगर असेंबली में एक आदमी को मुझे बताओ, ये 160 लोग बेकसूर लोग जो जेलों में है, इनके बारे में बात किया, एक लीडर को बताओ मुझे। ಏನು ಹೇಳೋದು? ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಈಗ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಡೋಗಿದ್ದು 14 ಜನ ಕಳ್ಳರು ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಲ್ಲ, SDPನವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರ? ಅದನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ 14 ಜನ ಗುಲಾಮ್ರನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಈಗ ಬಂದು SDPಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ BJP ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಲೆನೇನು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನು ಮಣ್ಣಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಎಸ್ ಡಿ ಪಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಲವಿದೆ. ಎಸ್ ಡಿ ಪಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈ ಸಾರಿ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿನ ತೋರಿಸಿ ಭಯ ಪಡಿಸೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸ್ತೀರಾ? ಜನರ ಒಲವು ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಮೇಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಇತರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೂರಾರು ಜನ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ದಿನ ಗೆದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸೋತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ.